नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से आसपास के माहौल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में संस्कृत कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जहां कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके साथ ही 11 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे कोचिंग सेंटर के छात्र तीसरी मंजिल से रस्सी से नीचे कूद रहे हैं। वहीं दमकल विभाग ने भी मौके पर पहुंचकर छात्रों का रेस्क्यू किया। इस दौरान दमकल विभाग की तरफ से बताया गया है कि सभी छात्र सुरक्षित हैं, जहां दमकल विभाग के मुताबिक सभी छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया है और किसी छात्र को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। दमकल विभाग की तरफ से बताया गया है कि स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ियां पहुंचने से पहले ही कुछ छात्रों ने रस्सी से उतरने की कोशिश की, जिसकी वजह से कुछ छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक मौके पर घटना के वक्त करीब 400 छात्र मौजूद थे। बता दें कि ये आग बिजली के मीटर में लगी थी, जिसके बाद पूरे कोचिंग सेंटर में धुआं फैल गया, जिसके बाद छात्रों ने खिड़की से कूदकर रस्सी के सहारे अपनी जान बचाई। इस पूरी घटना के बाद हड़कंप मच गया और मौके पर दमकल विभाग की 11 गाड़ियां पहुंची, जहां रस्सी के सहारे कूदने के चलते 4 छात्र जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस के अनुसार बिजली के मीटर में आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग में धुआं उठ गया था, जहां धुआं उठने के बाद कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्र पैनिक हो गए और नीचे भागने के लिए बिल्डिंग की खिड़की से बाहर रस्सी के जरिए कूदने लगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले की, जिस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में क्लीन चिट मिल गई है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग के यौन शोषण केस में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है, जहां आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। इस बीच पॉस्को मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। बता दें कि पुलिस ने कहा है कि इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉस्को एक्ट केस वापस लेने की अर्जी भी लगाई है, जहां सरकारी वकील ने बताया है कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की गई है। पॉस्को मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी, जहां दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि 6 बालिग पहलवानों के केस में हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354(1) और डी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। और तो वहीं विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354(a), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है और इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग शिकायत पर दर्ज किया गया था। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बंगाल की, जहां बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान खूब हिंसा देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है, जहां राज्य के अलग अलग जिलों में हिंसा की खबरें सामने आई, जहां मारपीट और बमबारी और गोलीबारी की खबरें सामने आई। बता दें कि उत्तरी दिनाजपुर में सीपीआईएम कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले ही दिन मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रशासन ने कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी, तो वहीं कई इलाकों में इंटरनेट भी बैन किया गया है, जहां मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता मुशर्रफ हुसैन के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। ये घटना मुर्शिदाबाद जिले के नोडा प्रखंड की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वे टीएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जहां कांग्रेस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि एसडीपीओ कार्यालय के सामने मुशर्रफ के साथ धक्का मुक्की की गई है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना के भांगल में 2 प्रखंड के लिए विजयगंज बाजार में नामांकन दाखिल करने के दौरान सीपीआईएम प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई, जहां सीपीआईएम ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्टी से उम्मीदवार गयासुद्दीन मोल्ला को पीटा है और उन्होंने दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। जहां दक्षिण परगना के
कैनिंग में हुई बमबाजी के बाद इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है और इलाके में धारा 144 भी लागू की गई है, जहां वहां को लोगों को इकट्ठा होने दिया जा रहा है और इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान खूब हिंसा देखने को मिल रही है, जहां नामांकन के आखिरी दिन भी हिंसा देखने को मिली, तो वहीं उत्तरी दिनाजपुर में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई है। तो ब्रिटेन में बात कर्नाटक की कर लेते हैं, जहां सिद्धरामैया सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए, जहां कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी शासनकाल में लाए गए धर्मांतरण रोकथाम कानून को निरस्त करने का फैसला किया गया। साथ ही हेडगवार के से जुड़ा चैप्टर कर्नाटक के पाठ्यक्रम से बाहर करने का फैसला भी लिया गया है, जहां कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु ने बताया है कि कर्नाटक कैबिनेट ने स्कूली पाठ्यक्रम बच्चों से आरएसएस संस्थापक के भी हेडगवार और अन्य से जुड़े अध्यायों को हटाने का फैसला किया है और पिछले साल ही उन्होंने जो भी बदलाव किए थे उसे भी बदल दिया गया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल के पूर्वोत्तर बीजेपी सरकार की ओर से लाए गए धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त करने का फैसला भी किया गया है, जहां राज्य कैबिनेट ने स्कूलों को और कॉलेज को प्रेयर के साथ संविधान की प्रवासना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है। बता दें कि कर्नाटक मंत्रिमंडल के पुराने कानून को वापस लाने के लिए राज्य में एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया, जहां कैबिनेट की बैठक में पाठ्य पुस्तकों के पुनरीक्षण पर भी चर्चा की गई। सिद्धरामैया सरकार के धर्मांतरण पर लिए गए फैसले पर बीजेपी की ओर से तीखी टिप्पणी की गई है, जहां कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता बीसी नागेश ने कहा है कि वे मुसलमानों के लिए वोट चाहते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों के वोट चाहने का आरोप लगाया, जहां सिद्धरामैया की सरकार हिंदू के खिलाफ है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वे हिजाब को भी फिर से पेश कर सकते हैं और वह अल्पसंख्यकों के वोटों को आकर्षित करना चाहते हैं और हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। As I said, they want Muslim votes and basically Siddaramaia's government is against Hindus. You should always know it. He is not for Hindus. So definitely whatever the things which we had done to safeguard this Samskruti, they are going to do against that. Three things they are always speaking. About cow slaughter they are speaking. Why cow slaughter? To get the vote of Muslims. They are speaking about hijab because there is some restriction. I think even they may introduce hijab by giving some right undertaking to the Supreme Court. I think so. So in the interest of children's knowledge and whatever is necessities, we have done the least now. Okay, and that is only in Kannada language from 6 to 10 standard and social studies from 6 to 10 standard. So that will be, I think by another 1 week or less than 10 days, I think it will reach all the schools and very fast. तो ब्रिटेन में बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां अहमदाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है। तो गुजरात के अहमदाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सुसाइड की कोशिश का चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां सुनवाई के दौरान एक दंपति समेत 4 लोगों ने फिनाइल पी लिया। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सुसाइड करने की कोशिश करने वाले चारों पीड़ित फरियादी हैं, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी थी। इसके फैसले से नाराज चारों शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट में ही फिनाइल पिया, जहां पुलिस की टीम चारों को सिविल अस्पताल लेकर गई। जहां बता दें कि पीआई जिग्नेश अग्रवाल ने बताया है कि इस फैमिली ने एक बैंक में कर्ज लिया था, लेकिन उनके लोन की रकम बिचौलियों ने हड़प ली। इसके लेकर परिवार ने आनंद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और इस मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई चल रही थी, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी, जिससे आहत होकर फैमिली के 4 सदस्यों ने फिनाइल पी लिया। जहां चारों अपने साथ फिनाइल की बोतल लेके आए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हुए लव जिहाद मामले की, जिसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की तरफ से होने वाली महापंचायत के मामले को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है,
जहां कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के सभी हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। जहां अदालत ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ करने के संदर्भ में कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जान या माल का नुकसान राज्य में आगे नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हम सोशल मीडिया पर आरोप और प्रत्यारोपों के साथ भड़काना नहीं चाहेंगे या टेलीविजन और सोशल मीडिया पर इस दौरान बहस नहीं करेंगे। कोर्ट को उत्तराखंड पुलिस ने बताया है कि उत्तरकाशी में महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई, साथ ही इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो वहीं चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को इस मामले में एक्शन लेने के साथ सख्ती से बरतने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत कार्रवाई हो और उन लोगों के खिलाफ सख्ती बरतें जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हिंदू संगठनों ने लफ्ज जिहाद के खिलाफ महापंचायत आयोजित करने की बात कही थी, जहां 26 मई को पुरुला में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को सहित 2 युवतियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव था, जहां लड़की को छुड़ाने के साथ ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उत्तराखंड में बंद का भी आह्वान किया गया और आने वाली 15 जुलाई को महापंचायत का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि 15 जुलाई को महापंचायत की जाएगी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद ये मामला उत्तराखंड के हाईकोर्ट में चला। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को फटकार लगाई और इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील भी की है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।